ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। मंगल 5 नवंबर के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमेरिका में आज होने वाले सदारती इंतखाबात और आपके सवाल। As president, I pledge to seek common ground and common sense solutions to the challenges you face. I am not looking to score political points. I am looking to make progress. Together we will begin the 4 greatest years in the history of our country and we will launch the most extraordinary economic boom. नवंबर में सदर के अलावा और किसका इंतखाब अमेरिका में हो रहा है? As the United States chooses a new president, it could mean Minnesota gets a new governor. सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल सेनेट व कौमी असेंबली से कसरते राय से मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 तक होगी। All those in favor of it may say aye. All those against it say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का बिल कौमी असेंबली से मंजूर। जनरल आसिम मुनीर नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। तरमीम तो ये है जो कि माजी में जो एक ग्रे एरिया था हमने उसको रिमूव कर दिया। कोई 5 साल की टेन्योर है, सबकी 5 साल की टेन्योर है, इनकी 5 साल की टेन्योर जो है 5 साल की टेन्योर हमें नहीं दी थी, उन्होंने आप ही ले ली ना, तुसी कुछ कर लिया उन्होंने। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के दौरे नौकरी में जो तोसी की है ये मुल्क के लिए और मुसल्लह अफवाज के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा करना, एक्सटेंशन देना, ये इंतजामी मामलात होते हैं, ये हर हुकूमत में दिए गए हैं। नरेंद्र मोदी की कनाडा में मंदिर के बाहर झड़पों पर तनकीद। ये हमारे सफारतकारों को डराने धमकाने की एक बुज़दिलाना कोशिश है। कनाडा में हमला हुआ है उसके लिए हम सब लोग सड़कों पे आके रोस मार्च कर रहे हैं और हम जो सनातनियों पे मंदिर पे जो हमला हुआ है उसके बारे में सब लोग इकट्ठे हुए हैं और हम बिल्कुल भी बर्दाश्त और सहन नहीं करेंगे कि हम सनातनियों पे कोई हमला हो और हमारे मंदिरों पे कोई हमला हो। चीन के साइंसदान दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ज़ियाबेतिस की दोनों अक़साम यानी टाइप 1 और टाइप 2 का स्टेम सेल थेरेपी से कामयाब इलाज कर लिया है। चीन में होने वाली तहकीक के नताइज हैरत अंगेज हैं। उन्होंने मरीज में ज़ियाबेतिस को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया है। इस्लामाबाद में कलाशनकोव की मदद से बैंक कैश वैन लूटने वाला मुलजिम सफेद जोगर्स की वजह से कैसे पकड़ा गया? जो इंसिडेंट हुए हैं आपके इल्म में है, बैंक के बाहर और उसमें कैश स्नैच हुआ, फिर बैंक के अंदर भी वारदात हुई। वो जो डेकोरेट है वो अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ा गया है। इंडिया के खलाई मिशन हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों से भी सस्ते कैसे हैं? मंगलयान मिशन की बात करें तो इसरो को वो मिशन भी सिर्फ $74 मिलियन में ही करना पड़ा था, जबकि नासा को अपने सिमिलर मिशन मेवन के लिए करीब $671 मिलियन के फंड मिले थे। टेस्ला पाई सोलर चार्जिंग और सैटेलाइट इंटरनेट से मुंसलिक मोबाइल फोन की आखिर हकीकत क्या है? We haven't heard much about the Tesla Pi phone's arrival in a while, despite its amazing features that outperform those of the iPhone, Samsung, and Google. So, will it actually take place? In 2024, Elon Musk might surprise us by introducing the Tesla Pi phone. ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर उतरने के चौथे रोज हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान कर दिया। He takes it on away over the leg side, gets underneath it and sends it back. First 6 of the afternoon by the skipper. He just goes bang. ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के सैरबीन में शामिल है, मगर पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमरीकी वोटर्स के ये फैसला करने में कुछ ही वक्त बचा है कि वो अपना अगला सदर किसको चाहते हैं। सदारती इंतखाब की मुहिम के दौरान कैमला हैरिस की डीप फेक से लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर कातलाना हमले की साजिशी नजरिया तक
हर चीज पर ऑनलाइन शदीद बहस छिड़ी रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसका असर बहुत ज्यादा रहा है। टिकटॉक ने इंकशाफ किया है कि ट्रंप पर कातलाना हमले के एक हफ्ते बाद टिकटॉक पर उनके बारे में पोस्ट्स की तादाद में तकरीबन 800% इजाफा हुआ, जबकि वीडियो व्यूज 1 अरब से बढ़कर 6 अरब तक पहुंच गए। वायरल सुर्खियों से दूर लोग ये जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि अमरीकी सियासत किस तरह काम करती है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी इंतखाबात मंगल यानी आज 5 नवंबर 2024 को मुनक्कद हो रहे हैं। अमरीका में सदारती इंतखाब हर 4 साल बाद होता है। अमरीका के आइन के मुताबिक मुल्क के सदर की मुद्दत 4 साल तक महदूद है और एक फर्द 2 मरतबा से ज़्यादा इस ओहदे पर फाइज नहीं रह सकता। ये शर्त आइन में 1951 में तरमीम के जरिए आयद की गई थी। इससे पहले एक सदर लामहदूद मरतबा इंतखाब में हिस्सा लेने का अहल था। नवंबर 2024 में सदारती इंतखाब जीतने वाले उम्मीदवार की हुकूमत जनवरी 2025 में कायम होगी। अमेरिका की दोनों अहम सियासी जमातें यानी रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी प्राइमरी और कॉकस नामी वोटिंग सीरीज के जरिए सदारती उम्मीदवार को नामजद करती हैं, जहां जमात के अराकीन इंतखाब करते हैं कि सदारती इलेक्शन में कौन उनकी पार्टी की क़यादत करेगा। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने इससे कबल जनवरी 2017 में 45वें अमरीकी सदर के तौर पर हल्फ उठाया था, रिपब्लिकन पार्टी के इंतखाबी अमल में अपनी जमात के दीगर हरीफों पर वाज़ेह बरतरी हासिल करने के बाद सदारती उम्मीदवार नामजद हुए हैं। डेमोक्रेट्स की जानिब से अमरीका की मौजूदा नायब सदर कामला हैरिस जुलाई में सदर बाइडन के सदारती दौड़ से दस्तबरदार होने के बाद इस दौड़ में शामिल हुई और उनकी जमात से कोई भी उनके मुकाबले में खड़ा नहीं हुआ। इसके अलावा कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी इस सदारती दौड़ में शामिल हैं। इनमें सबसे नुमाया शख्सियत रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर थे, जो अमेरिका के साबिक सदर जॉन एफ कैनेडी के भतीजे हैं। अगस्त के आखिर में उन्होंने अपनी सदारती मुहिम मुअत्तल करते हुए ट्रंप की हमायत का ऐलान किया और ट्रंप ने सदर बनने की सूरत में उन्हें काबीना में शामिल करने का ऐलान किया। मुताद्दिद सर्वे और पोल्स के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कामला हैरिस अपने हरीफ डोनाल्ड ट्रंप से आगे दिखाई देती हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के जीतने का इम्कान नहीं। दरअसल अमरीकी इलेक्शन का तरीकाकार काफ़ी मुनफरिद है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के सदारती इंतखाब में अवाम की जानिब से ज़्यादा वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार ज़रूरी नहीं कि मुल्क का नया सदर बने। इसकी वजह यह है कि अमेरिका में सदर का इंतखाब बराह रास्त आम वोटर्स नहीं करते, बल्कि ये काम इलेक्टोरल कॉलेज का है। अमेरिकी सदारती इंतखाब में सबसे अहम और पेचीदा इदारा इलेक्टोरल कॉलेज है। बुनियादी तौर पर इलेक्टोरल कॉलेज एक ऐसा इदारा है जो सदर का इंतखाब करता है और इस कॉलेज के अरकान, जिन्हें इलेक्टर भी कहा जाता है, अवाम के वोटों से जीतते हैं। यानी जब अमरीकी अवाम सदारती इंतखाब में वोट डालने जाते हैं तो दरअसल वो ऐसे अफराद के लिए वोट डाल रहे होते हैं जो मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं और इनका काम मुल्क के सदर और नायब सदर को चुनना है। अमेरिका की हर रियासत में इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान की तादाद उसकी आबादी के तनासब से तय होती है, जबकि इलेक्टर्स की कुल तादाद 538 है। अमेरिका का सदर बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 538 में से 270 या इससे ज़्यादा अरकान यानी इलेक्टर्स की हिमायत दरकार होती है। हर रियासत की कांग्रेस में जितनी सीटें होती हैं और उसके जितने सेनेटर सेनेट में होते हैं, उतने ही उसके इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टर्स होते हैं। यानी अगर किसी रियासत की कांग्रेस में 10 सीटें हैं और उसकी 2 सीटें सेनेट में हैं, तो उस रियासत से इलेक्टोरल कॉलेज में जाने वाले इलेक्टर्स की कुल तादाद 12 होगी। किसी उम्मीदवार का मुल्क भर से सबसे ज़्यादा वोट हासिल करना मुमकिन है, ताहम इसके बावजूद वो सदर नहीं बन सकता। जैसे सन 2016 में हिलरी क्लिंटन को सबसे ज़्यादा वोट मिले, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज में उन्हें शिकस्त हुई। ज़्यादातर अमरीकी शहरी जिनकी उम्र 18 बरस या इससे ज़्यादा है, वो सदारती इलेक्शन में वोट देने के अहल होते हैं। अगरचे तमाम तर निगाहें इस बात पर होंगी कि अमरीका का अगला सदर कौन बनता है, ताहम
वोटर्स कांग्रेस अरकान का इंतखाब भी करेंगे। कांग्रेस ऐवान नुमाइंदगान पर मुश्तमिल है, जिसकी 435 नशिस्तों पर इलेक्शन होते हैं, जबकि सेनेट की 34 नशिस्तों पर भी मुकाबला होता है। फिलहाल ऐवान में रिपब्लिकन्स की अक्सरियत है। ये ऐवान मुल्क के माली अखराजात से मुतल्लक मनसूबों की मंजूरी देता है, जबकि सेनेट में डेमोक्रेट्स की तादाद ज़्यादा है, जो अहम हुकूमती तकर्रियों के बारे में अपना वोट देते हैं। ये दोनों ऐवान कवानीन मंजूर करते हैं, और अगर दोनों ऐवानों में से किसी एक ऐवान में सदर की मुखालिफ जमात को अक्सरियत हासिल है तो वो व्हाइट हाउस के मंसूबों को रोक भी सकती है। आम तौर पर फातेह का ऐलान इलेक्शन की रात कर दिया जाता है। ताहम सन 2020 में वोटों की गिनती में कुछ दिन लग गए थे। अगर इंतखाबी नताइज की सूरत में सदर तब्दील हो रहा हो तो इलेक्शन के बाद के दौरानिया को ट्रांजिशन यानी मुंतकली का वक्त कहा जाता है। इस दौरान नई आने वाली इंतजामिया को काबीना में वुज़रा की तकर्री और नई मुद्दत के लिए मनसूबा बंदी करने का वक्त मिलता है। नए मुंतखब होने वाले सदर जनवरी में बाज़ाब्ता तौर पर एक तकरीब में अपने ओहदे का हलफ उठाते हैं, जो वाशिंगटन DC में कैपिटल हिल की इमारत की सीढ़ियों पर मुनक्कद होती है। अमरीकी सदर दुनिया की ताकतवर तरीन शख्सियात में से एक समझे जाते हैं, तो उनकी सालाना तनख्वाह कितनी होती होगी? इस बारे में दिलचस्प मालूमात जानिए नादिया सुलेमान की इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर की तनख्वाह कितनी होती है? आपने शायद कम से कम 10 लाख सोचा होगा, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियत होती है। लेकिन वो एक सरकारी मुलाजिम है, इसलिए टैक्स पेयर्स के पैसों का सही इस्तेमाल जरूरी है। जो बाइडेन को सालाना 4 लाख अमेरिकी डॉलर्स तनख्वाह मिलती है, जबकि अखराजात के लिए $50,000 मिलते हैं। उन्हें मुफ्त रिहाइश भी मिलती है, यानी व्हाइट हाउस। इसके अलावा उसे सजाने के लिए उन्हें $1 लाख भी मिलते हैं। $19,000 सालाना उन्हें एंटरटेनमेंट के लिए मिलते हैं, और स्टाफ, मेड और कुक वगैरह इस सब के अलावा हैं। उनका इलाज मुफ्त है, और वो सदारती लिमो, मैरीन हेलीकॉप्टर्स और एयरफोर्स 1 में सफर करते हैं। और फिर $1 लाख सालाना उन्हें सफरी अखराजात में भी मिलते हैं, जिन पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर हम ये देख रहे हैं कि वो कितना कमाते हैं, तो अमेरिकी सदर अमेरिका के सबसे ज्यादा तनख्वाह वाले टॉप 1% से बहुत पीछे हैं, और 2001 से उनकी तनख्वाह में इजाफा भी नहीं हुआ। सदर बाइडेन की तनख्वाह फिर भी अमेरिका में औसत तनख्वाह से 6 गुना ज्यादा है। पहले सदर जॉर्ज वाशिंगटन वैसे तो एक अमीर किसान थे, लेकिन उन्होंने माहाना $2,000 तनख्वाह ली, जो 1789 में बहुत बड़ी रकम थी। ये आज के $75,000 माहाना के बराबर है। अमीर सदूर जैसे जॉन एफ कैनेडी, हर्बर्ट हूवर और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तनख्वाहें अतिया कर दी थीं। सदारती ओहदा खत्म होने के बाद उन्हें सालाना पेंशन मिलती है, जो $2,40,000 सालाना है, और ये जिंदगी भर के लिए होती है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली और सेनेट ने पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया है। इस तरमीमी बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 तक कर दी गई है। पीर को कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेरे सदारत हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक तरमीमी बिल पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने पेश किया और बताया कि इस बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 तक कर दी गई है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट 2010 की शिक 3 में भी तब्दीली की गई है, जिसके तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जरूरत के मुताबिक जजेस की तादाद में इजाफा कर सकेगा, यानी जजेस की तादाद में इजाफे के फैसले का इख्तियार जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को है। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल कौमी असम्बली से मंजूर होने के बाद सेनेट से भी मंजूर करवा लिया गया है। ताहम दोनों ऐवानों में अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया है। वफाकी वजीर कानून ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद अब आईनी अदालत बनाई जानी है। इसके लिए भी जजेस चाहिए हैं। जजेस की तादाद बढ़ाने का मकसद ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद कम करना है। That number has been increased to 34, 34 कर दिया गया, लिखा गया up to 34, यानी कि ये अपर सीलिंग है। इसके नीचे 16 हो, 20 हो, 24 हो, 28 हो, वो जुडिशल कमीशन देखेगा कि कितने जजेस की जरूरत है आईनी बेंचों पर और अदरवाइज। याद रहे कि इससे पहले सेनेट की कायमा कमेटी ने सेनेटर अब्दुल कादर के बिल की हिमायत करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दी थी। बिल की शिकवार मंजूरी का अमल हुआ तो उस दौरान अपोजिशन की जानिब से मुसलसल शोर शराबा किया गया और एहतजाज किया गया। ताहम उस दौरान कसरत राय से इस बिल की मंजूरी दे दी गई। All those in favor of it may say aye. All those against it say no.
I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. हुकूमत का ये मौक़िफ़ रहा है कि इस इक़दाम की बुनियादी वजह अदालत उज़्मा में हज़ारों की तादाद में ज़ेर इल्तवा मुकदमात को निपटाना है। सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक इस वक्त अदालत उज़्मा में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 60,000 से ज़्यादा है। पीर को एक बयान में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि जजेस की तादाद में इजाफा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मुतालबा भी था। इसमें एक बड़ी डिमांड जो थी वो हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की और हाई कोर्ट बार्स की थी, जो चारों रजिस्ट्रीज हैं वो साल हर साल खाली रहती है। तो ये नंबर ये है कि जुडिशल कमीशन अपनी पेंडेंसी को सामने रखते हुए ये डिसाइड करेगा कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस पे कितने चाहिए, उसे रजिस्ट्रीज पे कितने चाहिए। उनका मजीद कहना था कि सोच विचार के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 34 तक कर दी गई है। इसके नीचे 16 हो, 20 हो या 28 इस तादाद का तयन जुडिशल कमीशन करेगा कि कितने जजेस की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जजों की तादाद बढ़ाने का मकसद अवाम को इंसाफ की जल्द फराहमी है। तरमीम के जरिए मुकदमात मुकर्रर करने वाली 3 रुकनी कमेटी में आईनी बेंच के सरबराह को भी शामिल किया गया है। वज़ीर कानून ने वाज़ेह किया कि जुडिशल कमीशन फैसला करेगा कि उसे आईनी बेंचेस में कितने जजेस चाहिए और रजिस्ट्री बेंचेस पर कितने चाहिए। केसेस के बोझ को एक वजह बयान करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडेंसी दिन ब दिन बहुत बढ़ रही है। उधर तहरीक इंसाफ ने इसकी मुखालफत की है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत ने आज तक कोई भी कानून ऐसा पास नहीं किया जो कानून के मुताबिक हो। इस वक्त सिर्फ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के 33 जजेस हैं। उन्होंने दावा किया कि ये लोग सिर्फ अपनी मर्जी के जजेस लाना चाह रहे हैं और यही इनका एजेंडा है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली और सेनेट ने मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का तरमीमी बिल भी पीर के रोज़ कसरत राय से मंजूर कर लिया है। इस बिल के तहत पाकिस्तान की बरी फौज, बहरिया और फ़ज़ाइया के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर अब 5 साल कर दी गई है। सोमवार के रोज़ इजलास के दौरान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश किया, जिसके तहत पाकिस्तान के बरी फौज के सरबराह की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे के लिए आर्मी एक्ट 1952 की शिक 8A, 8B और 8C में तरमीम की गई है। इसी तरह बहरिया के सरबराह की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे के लिए पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 की शिक 14A, 14B और 14C में तब्दीली की गई है और पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के सरबराह की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 की शिक 10A, 10B और 10C में तब्दीलियाँ की गई हैं। इस दौरान कौमी असम्बली के इजलास में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की जानिब से मुसलसल एहतजाज और नो के नारे लगाए गए, लेकिन बिल को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। इस बिल की सेनेट से मंजूरी के बाद इसका इतलाक फौरी होगा। इस बिल में तरमीम के बाद पाकिस्तान की बड़ी फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन की सूरत आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। याद रहे कि इससे कबल आर्मी एक्ट के तहत आर्मी चीफ समेत तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर थी और एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात के तहत आर्मी चीफ को 3 साल की एक्सटेंशन दी जाती रही थी। आखिरी बार मुद्दत मुलाजमत में तोसी जनरल कमर जावेद बाजवा को दी गई थी और उनकी एक्सटेंशन की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में एक मुत्तफिका करारदाद भी मंजूर की गई थी, जिसके बाद एग्जीक्यूटिव ने उनकी मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी कर दी थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर नवंबर 2027 तक इस ओहदे पर मौजूद रहेंगे, जिससे निज़ाम को तसलसल मिलेगा। वज़ीर दिफा का यह भी कहना था कि चूंकि जनरल आसिम मुनीर को नवंबर 2022 के दौरान तैनात किया गया था, लिहाजा अब वो आर्मी एक्ट में तरमीम के बाद नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि माजी में अयूब खान से लेकर जनरल बाजवा तक करीब तमाम आर्मी चीफ्स को एक्सटेंशन मिली, ताहम अब हमने मुसल्लह अफवाज के तीनों बाजुओं के लिए कानून बना दिया है, हमने इसमें कोई तफरीक नहीं रखी है। उनका कहना था कि पाकिस्तान में एक्सटेंशन का सिलसिला अयूब खान के दौर में शुरू हुआ, इसके बाद 8-9 आर्मी चीफ्स को एक्सटेंशन दी गई। अयूब खान, ज़ियाउल हक, मुशर्रफ ने खुद अपने आप को एक्सटेंशन दी। ये सारी एक्सटेंशंस अफराद के लिए थी। अब हमने इस हवाले से कानून वाज़े कर दिया है। तरमीम तो ये है जो माजी में जो एक ग्रे एरिया था हमने उसको रिमूव कर दिया है। कोई 5 साल की टेन्योर है, सबकी 5 साल की टेन्योर है, इनकी 5 साल की टेन्योर जो है
5 साल की टेन्योर हमें नहीं दी थी, उन्होंने आप ही ले ली ना। इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कनाडा के शहर ब्रैम्पटन में एक मंदिर के सामने होने वाले एहतजाज के बाद हुई झड़पों पर तनकीद करते हुए कहा है कि ये हमारे सफारतकारों को डराने धमकाने की बुज़दिलाना कोशिश है। इंडियन वजीर आजम का ये बयान इतवार के रोज कनाडा के शहर ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर के बाहर हुए तशद्दुद के बाद सामने आया है, जिसे उन्होंने जानबूझकर किया गया हमला करार दिया है। वाज़ेह रहे कि इंडिया और कनाडा दोनों ममालिक ने गुज़िश्ता माह एक दूसरे के आला सफारतकारों को तब मुल्क बदर कर दिया था जब कनाडा की जानिब से मुल्क में सिख अलहदगी पसंद रहनुमा के कत्ल में इंडियन ओहदेदारान के मुलव्वस होने के इल्ज़ामात सामने आए थे। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने हालिया बयान में मजीद कहा है कि तशद्दुद की इस तरह की कार्रवाइयाँ इंडिया के अज़म को कभी कमज़ोर नहीं कर सकती। हम तवक्को करते हैं कि कैनेडियन हुकूमत इंसाफ को यकीनी बनाएगी और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखेगी। कनाडा में ब्रैम्पटन पुलिस का कहना है कि टोरंटो के करीब ब्रैम्पटन में पेश आने वाले इस वाक़े के सिलसिले में अब तक 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। दरियासना शुमाली अमेरिका में कायम समाजी कारकुन ग्रुप सिक्स फॉर जस्टिस ने इस वाक़े को खालिस्तान के हामी पुरअमन मुजाहिरीन पर बिला इश्तिआल पुरतशद्दुद हमला करार दिया है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने एक्स पर लिखा कि इतवार के रोज़ पेश आने वाला तशद्दुद का ये वाक़या नाकाबिल कबूल है। उन्होंने मजीद कहा कि हर कैनेडियन को आज़ादाना और महफूज तरीके से अपने अकीदे पर अमल करने का हक हासिल है। याद रहे कि हाल ही में कैनेडियन सिखों के खिलाफ तशद्दुद के इल्ज़ामात आयद किए जाने के बाद कैनेडियन और इंडियन हुकूमतों के दरमियान सफारती ताल्लुकात बहुत हद तक कशीदा हो चुके हैं। पाकिस्तान के शहर नौशेरा के मीर हैदर खटक के लिए वो एक आम दिन था। मामूल की तरह वो होटल से निकले कि गोदाम से सामान लेकर आएंगे, ताहम उस दिन जैसे ही वो इस्लामाबाद के सेक्टर G9 में वाक़े उस होटल से बाहर निकले जहां वो मुलाजमत करते थे, एक अंधी गोली ने उनकी जान ले ली। ये गोली होटल के करीब ही वाक़े बैंक के बाहर खड़ी कैश वैन लूटने वाले उस पुरअसरार मुलजिम की कलाशनकोफ से निकली थी जिसने एक से ज़्यादा वारदातों के बाद इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल के साथ साथ पुलिस की कारकर्दगी पर भी एक सवालिया निशान लगा दिया था। याद रहे कि इस्लामाबाद के सेक्टर G94 में सरकारी बैंक के बाहर कैश वैन लूटते हुए फायरिंग के नतीजे में मीर हैदर समेत 2 अफराद जान की बाजी हार गए थे, जबकि 3 अफराद अभी भी जख्मी हैं जिनका पिम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस्लामाबाद में ये वारदातें जिस तरह हुई ये एक फिल्मी सीन ही मालूम होता था, जिसमें हेलमेट पहने बाजुओं पर क्लाशनकोफ लटकाए मुलजिम दिन की रोशनी में मोटरसाइकिल पर आता और अंधाधुंध फायरिंग करते हुए बैंकों के बाहर खड़ी कैश वैन से रकम लूटकर फरार हो जाता। ताहम पीर की सपहर इस्लामाबाद पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते बैंक डकैती और कैश वैन लूटने वाले मुलजिम को न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया है बल्कि उसके कब्जे से लूटी गई रकम और वारदातों में इस्तेमाल किए जाने वाला असला भी बरामद कर लिया गया है। ये मुलजिम कौन था और उसकी ड्रामाई गिरफ्तारी कैसे हुई? जीबीसी ने इस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस के साथ साथ इन वारदातों के बाद तश्कील पाई जाने वाली खसूसी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के रुकन से भी बात की, जिसके दौरान हैरानकुन तफसीलात सामने आई हैं। याद रहे कि मुलजिम ने गुज़िश्ता हफ्ते 2 रोज़ के दौरान मुख्तलिफ बैंकों के बाहर कैश वैन को लूटने की कोशिश की, जिनमें से वो 2 वारदातों में कामयाब हुआ और 2 में नाकाम रहा। मुलजिम ने 28 अक्टूबर को सेक्टर G15 में बैंक डकैती की थी और कैश वैन पर फायरिंग की थी। इसके अलावा 29 अक्टूबर को सेक्टर G9 और G14 मराकज में वाक़या बैंकों को लूटा था। पीर को डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG इस्लामाबाद ने पुलिस हुकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलजिम की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान बैंक डकैती करने वाले मुलजिम को पुलिस ने पंजाब के शहर सरगोदा से गिरफ्तार कर लिया है। जो इंसिडेंट हुए हैं आपके इल्म में है, बैंक के बाहर और उसमें कैश स्नैच हुआ, फिर बैंक के अंदर भी वारदात हुई। वो जो डकैत है वो अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ा गया है। इस मुकदमे की तफ्तीशी टीम के सरबराह रुखसार मेहदी ने मुलजिम को गिरफ्तार करने से मुतालिक बात करते हुए कहा कि मुलजिम को पुलिस की तहकीकाती टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तार किया है। जियो फेंसिंग और लोकेशन पर जो मोबाइल फ़ोन ऑपरेट हो रहे थे उनको सामने रखते हुए मुलजिम का सुराग लगाया गया है। ताहम इस्लामाबाद पुलिस की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो खसूसी तौर पर
इस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए तश्कील दी गई थी कि एक रुकन ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर ZBC से बात करते हुए बताया कि मुलजिम अपने सफ़ेद जॉगर्स की वजह से पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि तफ्तीश के दौरान पुलिस को शुबा था कि मुलजिम इस्लामाबाद के आसपास मौजूद किसी कच्ची बस्ती में मुकीम है। इसके बाद मुख्तलिफ बस्तियों का जायजा लिया गया। यूं ही गोलड़ा की कच्ची आबादी में ऐसे मकानात का जायजा लिया गया जिनके दरवाजों पर ताले पड़े हुए थे। एक ऐसे ही घर का ताला तोड़ा गया तो पुलिस एहलकारों ने बिल्कुल वैसे सफेद रंग के जॉगर्स देखे जैसे CCTV फुटेज में मुलजिम ने वारदात के दौरान पहन रखे थे। JIT रुकन ने बताया कि उसी घर में एक और कमरे के दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ था जो कोशिश के बावजूद पुलिस एहलकारों से नहीं टूटा। बाद में पुलिस एहलकारों ने इस ताले को तोड़कर वारदात में इस्तेमाल होने वाला मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया। साथ ही वही कलाशनकोफ भी मौजूद थी जिसकी गोली का निशाना मीर हैदर खटक बना था। पुलिस के मुताबिक इस मकान के मालिक को हिरासत में लिया गया है जिसने बताया कि ये मकान उसने किराए पर किसी को दिया था। पुलिस ने किराए पर मकान लेने वाले को पकड़ा तो पता चला कि ये मकान 8,000 रुपए माहाना पर किसी और को किराए पर दे दिया गया था जो सरगोदा का रिहायशी है। वही शख्स बाद में मुलजिम के तौर पर शिनाख्त हुआ। इंडिया ने हाल ही में कई बड़े खलाई मंसूबों का ऐलान किया है और इनके लिए 227 अरब रुपए की मंजूरी दी है। इनमें चांद पर इंडिया के तारीखी मिशन का अगला मरहला ज़हरा यानी वेनस पर एक ऑर्बिटर भेजना, मुल्क के पहले खलाई स्टेशन के पहले मरहले की तामीर और ऐसा काबिल तजदीद रॉकेट बनाना शामिल है जिसकी मदद से सैटेलाइट्स लॉन्च की जा सकें। ये इंडिया में खलाई मंसूबों के लिए अब तक मुख्तस की जाने वाली सबसे बड़ी रकम है, लेकिन प्रोजेक्ट्स के पैमाने और उनमें शामिल पेचीदगियों को देखते हुए ये रकम कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है और इससे एक बार फिर इंडिया के सस्ते खलाई प्रोग्राम की जानिब तवज्जो मबजूल होती है। दुनिया भर के माहिरीन ने खलाई तहकीक की तंजीम इसरो के चांद, मरीख और शमशी मिशन पर आने वाले कम लागत पर हैरत का इजहार किया है। मंगलयान मिशन की बात करें तो इसरो को वो मिशन भी सिर्फ $74 मिलियन में ही करना पड़ा था, जबकि नासा को अपने सिमिलर मिशन मेवन के लिए करीब $671 मिलियन के फंड मिले थे। इंडिया ने मरीख के मदार में जाने वाली अपनी खलाई गाड़ी मंगलयान पर $74 मिलियन खर्च किए, जबकि गुज़िश्ता साल के तारीखी चंद्रयान 3 मिशन पर सिर्फ $75 मिलियन खर्च किए। ये रकम हॉलीवुड की मशहूर साइंस फिक्शन फिल्म ग्रेविटी के बजट से भी कम है जो $100 मिलियन में बनी थी। नासा के माविन ऑर्बिटर पर $582 मिलियन खर्च हुए थे, जबकि रूस के लूना 25 मिशन पर $133 मिलियन का खर्च आया था और ये मिशन इंडिया के चंद्रयान 3 की लैंडिंग से 2 दिन कबल चांद की सतह पर गिरकर तबाह हो गया था। इस कम लागत के बावजूद साइंसदानों के बकौल इंडिया खलाई तहकीक में अपनी सलाहियत से ज़्यादा कीमती काम कर रहा है। इंडिया का चंद्रयान 1 मिशन चांद की सतह पर पानी की मौजूदगी की तस्दीक करने वाला इंडिया का पहला मिशन था और मंगलयान ने मरीख की फ़ज़ा में मीथेन का मुताला करने के लिए वहाँ का सफ़र किया, जबकि चंद्रयान 3 के ज़रिए भेजी गई तस्वीर और डाटा को दुनिया भर के लोग खासी दिलचस्पी से देख रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर इंडिया अपने खलाई मिशन इतनी कम लागत में कैसे मुकम्मल करता है। रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम कुमार दास ने 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसे तक इसरो के माली मामलात की देखभाल की है। वो कहते हैं कि इसरो में सन 1960 की दहाई से कफ़ायत शहरी की मुहिम जारी है, जब साइंसदानों ने पहली बार हुकूमत को खलाई प्रोग्राम की तजवीज़ पेश की थी। इंडिया ने अभी कुछ साल कबल यानी सन 1947 में बरतानवी राज से आज़ादी हासिल की थी और मुल्क अपनी आबादी को खाना खिलाने और उनके लिए स्कूलों और अस्पतालों की तामीर के लिए जिद्दोजहद कर रहा था। मिस्टर दास का कहना था कि इसरो के बानी और साइंसदान विक्रम साराभाई को हुकूमत को ये बावर कराना पड़ा कि खलाई प्रोग्राम कोई पेचीदा लग्जरी नहीं है कि जिसकी इंडिया जैसे गरीब मुल्क में कोई जगह नहीं है। उन्होंने वजाहत की कि इंडिया सैटेलाइट्स के ज़रिए अपने शहरियों की बेहतर खिदमत कर सकता है। इसरो को एक मुश्किल माहौल में काम करना पड़ा है, जहाँ एक तरफ इंडिया की ज़रूरियात बदलती रहती हैं तो वहीं बजट में भी सख्तियाँ झेली गई हैं। सन 1960 और 1970 की दहाई की तस्वीर में साइंसदानों को साइकिल या बैलगाड़ी पर रॉकेट और सैटेलाइट ले जाते हुए देखा जा सकता है। चीन के साइंसदान दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ज़ियाबेतिस की दोनों अक़साम टाइप 1 और टाइप 2 का स्टेम सेल थेरेपी से कामयाब इलाज कर लिया है। क्या डायबिटिक का मुकम्मल इलाज दरियाफ्त हो चुका है?
आलिया नाज़की की रिपोर्ट में हम यही जानने की कोशिश करते हैं। क्या डायबिटीज या ज़ियाबीतस का मुकम्मल इलाज दरियाफ्त कर लिया गया है? कम से कम चीन तो यही दावा कर रहा है कि उसने स्टेम सेल थेरेपी के जरिए डायबिटीज का इलाज मुमकिन बनाया है। चीन के इस दावे पर मगरबी ममालिक में अभी मजीद तहकीक हो रही है और इस इलाज पर मुकम्मल स्टडीज की ज़रूरत महसूस की जा रही है। आज की इस एक्सप्लेनर में ये जानने की कोशिश करते हैं कि चीन में होने वाली तहकीक ज़ियाबीतस के इलाज में कितनी बड़ी पेशरफ्त है। साइंस के मुवक्किर जरीदे नेचर में शाया होने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी साइंसदानों ने ज़ियाबीतस टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के मरीजों का कामयाब इलाज किया है। दोनों मरीज स्टेम सेल थेरेपी की वजह से सेहतयाब हुए हैं। दोनों मरीजों के अपने जिस्मों से हासिल करदा स्टेम सेल्स को लेबोरेटरी में रीप्रोग्राम करने के बाद उन्हें दोबारा उनके जिस्मों में ट्रांसप्लांट कर दिया गया। अब दोनों मरीजों के पैनक्रियाज जिस्म में ब्लड ग्लूकोज लेवल को बरकरार रखने के लिए मतलूबा इंसुलिन तैयार कर रहे हैं और उन्हें अद्वियात की जरूरत नहीं रही। रिपोर्ट के मुताबिक 59 साला शख्स जो टाइप 2 ज़ियाबीतस के मरीज थे और उन्हें खून में ग्लूकोज लेवल को बरकरार रखने के लिए दिन में कई बार इंसुलिन इंजेक्शन की जरूरत होती थी, अब वो 33 माह से इंसुलिन से आजाद हो चुके हैं और उनका पैनक्रियाज मुकम्मल तौर पर फाल हो चुका है। इसी तरह 25 साल खातून जो टाइप 1 ज़ियाबीतस में मुब्तला थीं, वो स्टेम सेल की ट्रांसप्लांट के 3 माह बाद अपनी इंसुलिन पैदा कर रही हैं। स्टेम सेल थेरेपी के जरिए ज़ियाबीतस का इलाज ढूंढने की ये पहली कोशिश नहीं है। इससे पहले भी कोशिशें हो चुकी हैं। ये कोशिशें मुतादिद वजूहात की वजह से ज्यादा कामयाब नहीं रही हैं, जिनमें स्टेम सेल डोनर्स की कमी और मरीज के मदाफियती निज़ाम की तरफ से फॉरेन सेल्स को कबूल न करना शामिल हैं। स्टेम सेल्स जिस्म के बुनियादी सेल्स को कहा जाता है, जो जिस्म के लिए मुरम्मत के निज़ाम के तौर पर काम करते हैं। जिस्म में मौजूद ज्यादातर सेल्स मैच्योर सेल्स होते हैं जिन्हें तब्दील नहीं किया जा सकता। मसलन जिगर का सेल हार्ट के लिए काम नहीं कर सकता, लेकिन स्टेम सेल्स इनसे मुख्तलिफ होते हैं। वो अफ़ज़ाइश के इब्तिदाई मरहले में होते हैं और उनमें मुख्तलिफ सेल्स की शक्ल इख्तियार करने की सलाहियत होती है। अलबत्ता चीन में होने वाली तहकीक में पहली बार मरीज के अपने जिस्म से स्टेम सेल्स हासिल करके उन्हें रीप्रोग्राम करके दोबारा ट्रांसप्लांट किया गया है, जिसे जिस्म का मुदाफियती निज़ाम कबूल करता है। चीनी साइंसदानों ने अपनी तहकीक में ज़ियाबीतस के मरीजों के जिस्म से हासिल करदा स्टेम सेल्स को सीड सेल्स के तौर पर इस्तेमाल करके उसकी कॉपियां बनाकर उन्हें दोबारा मरीज के जिस्म में ट्रांसप्लांट कर दिया। इस ट्रांसप्लांट के बाद मरीजों का पैनक्रियाज जो नाकारा हो चुका था, वो एक बार फिर फाल हो गया और मरीजों को अद्वियात से छुटकारा मिल गया। दुनिया में तकरीबन 500 मिलियन लोग ज़ियाबीतस के मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। पिछले 4 अशरों में ज़ियाबीतस के मरीजों में 5 गुना इजाफा हुआ है। 2030 तक इनकी तादाद 665 मिलियन तक पहुंचने का अंदाजा है, जिनमें अक्सरियत टाइप 2 ज़ियाबीतस की है, जिसमें जिस्म मुनासिब मिक़दार में इंसुलिन पैदा नहीं कर पाता। टाइप 1 ज़ियाबीतस में जिस्म का मदाफियती निज़ाम पैनक्रियाज में आइलेट सेल्स पर हमलावर हो जाता है, जिससे पैनक्रियाज मतलूबा मिक़दार में इंसुलिन पैदा नहीं कर सकता। कनाडा के शहर एडमंटन की यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा के ट्रांसप्लांट सर्जन और मुहक्किक जेम्स शपीरो का कहना है कि चीन में होने वाली तहकीक के नताइज हैरत अंगेज हैं। उन्होंने मरीज में ज़ियाबीतस को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया है, जिससे पहले काफी मिकदार में इंसुलिन की जरूरत थी। माहिरीन का ख्याल है कि स्टेम सेल से ज़ियाबीतस का कामयाब इलाज लोगों को मुसलसल अद्वियात इस्तेमाल करने के बोझ से आज़ाद कर सकता है और सेहत और मयार जिंदगी को बेहतर बना सकता है और सेहत की देखभाल के अखराजात को कम कर सकता है। सामीन, अगर आपके पास एक ऐसा फोन हो जिसे आप जेब में डालें और वो खुद ब खुद रिचार्ज हो जाए, इसका राब्ता मरीख और चांद से भी हो और उस पर सैटेलाइट इंटरनेट चले जो कभी बंद ना हो, ये सुनकर आपके जहन में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का नक्शा बना होगा। लेकिन ऐसे फोन का वजूद ना तो कोई हकीकत है और ना ही किसी टेक्नोलॉजी कंपनी ने मुस्तकबिल करीब में ऐसा कोई डिवाइस मार्केट में मुतारिफ कराने की बात की है। यकीनन आप भी चाहेंगे कि आए रोज की चार्जिंग के झंझट और इंटरनेट के कमजोर सिग्नल्स जैसे मसाइल से आपकी जान छूट जाए,
पाकिस्तान में इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भी अक्सर सार्फिन यही चाहते हैं, क्योंकि ऐसे ही फीचर्स वाले एक अफसानवी फ़ोन का चर्चा व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आजकल देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि मारूफ अमरीकी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी टेस्ला की जानिब से बनाया गया एक फ़ोन जिसमें ये तमाम जदीद तरीन फीचर्स मौजूद हैं, जल्द ही मार्केट में मौजूद होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स पर एक पोस्ट में एक सारिफ ने इस फ़ोन की तस्वीर भी लगाई और लिखा कि इलोन मस्क टेस्ला पाई नामी फ़ोन सन 2024 के इख्तिताम पर लॉन्च कर रही हैं और इसमें 2 ऐसे फीचर हैं जो किसी दूसरी मोबाइल कंपनी के पास नहीं हैं। एक तो इस फ़ोन को चार्जिंग की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये सूरज की रोशनी से खुद ब खुद चार्ज हो जाता है और अगर ये आपकी जेब में मौजूद हो तो ये चार्ज होता रहेगा। दूसरा, इसे इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इलोन मस्क के सैटेलाइट इंटरनेट स्टारलिंक के साथ मुंसलिक हो जाता है। ख्याल रहे कि टेस्ला के बानी इलोन मस्क की इसके अलावा भी मुतअद्दिद कंपनियां हैं जिनमें स्टारलिंक, न्यूरालिंक, स्पेस एक्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स समेत दीगर शामिल हैं। ताहम इनमें से कोई भी कंपनी मोबाइल फ़ोन नहीं बनाती। ताहम सन 2022 की BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक, जो सैटेलाइट इंटरनेट फराहम करती है, की जानिब से टी मोबाइल के साथ मोबाइल फ़ोन्स के सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस फराहम करने पर काम किया जा रहा है। ताहम टेस्ला इंक के नाम से एक मोबाइल कंपनी ज़रूर है जिनके मोबाइल फ़ोन्स के अलावा भी दीगर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। जब इलोन मस्क से सन 2020 में सवाल पूछा गया कि क्या वो स्मार्टफोन्स बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल भी नहीं। स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस माजी के प्रोडक्ट्स हैं, न्यूरालिंक मुस्तकबिल है। न्यूरालिंक कंपनी के जरिए इलोन मस्क इंसानी दिमाग में चिप्स इम्प्लांट करना चाहते हैं ताकि डिवाइसेस को हमारा दिमाग कंट्रोल कर पाए। गुज़िश्ता माह अमरीकी वेबसाइट दी स्टैंडर्ड की जानिब से शाया की गई खबर के मुताबिक इलोन मस्क ने कहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। फ़ोन बनाने का आइडिया सुनकर मेरा मरने को दिल करता है, लेकिन अगर हमें फ़ोन बनाना ही पड़ा तो हम बना लेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहेंगे। Bad, you know. You wouldn't do it, but the Chinese. Sure. I mean, I don't know, man. Huawei phones immediately with a button. वाज़ेह रहे कि जो तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं उनमें जो फ़ोन नज़र आ रहा है वो एक डिज़ाइनर एंटियोनो डी रोसा की जानिब से अपने YouTube चैनल पर बतौर कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया गया और इसकी तफसीलात में उन्होंने ये बात भी लिखी है कि इस डिज़ाइन का ताल्लुक टेस्ला कंपनी के साथ नहीं है। यकीनन फ़ोन्स की चार्जिंग के झंझट से जान छूट जाए तो सार्फिन के लिए इससे बेहतर क्या बात होगी, लेकिन क्या कोई और कंपनी अब तक सूरज रोशनी से चार्जिंग की जिद्दत फ़ोन्स में ला सकी है? ताहाल इस हवाले से तहकीक जारी है और जहां इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सोलर पैनल के जरिए उन्हें चार्ज करवाने की टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई जा रही है, वहीं फ़ोन्स के हवाले से भी आने वाले सालों में ऐसी पेश रफ्त की उम्मीद लगाई जा सकती है। इसी तरह आए रोज़ इंटरनेट से मुतल्लक परेशानियां झेलने वाले सार्फिन को बताते चलें कि सैटेलाइट इंटरनेट के हवाले से ताहाल किसी बड़ी पेश रफ्त की खबर नहीं आई। ताहम इस बारे में भी तहकीक जारी है। फिलहाल तो ये अफसानवी फ़ोन एक ख्वाहिशी है, इसलिए बेहतर है कि आप अपना फ़ोन चार्ज करें और इंटरनेट का बिल या पैकेज करवाना ना भूलें। सामीन, कहानियाँ सभी लगभग एक सी होती हैं। ये कहानी कहने का अंदाज होता है जो इसे कोई इनफरादियत बख्शता है। मेलबर्न के हतमी नतीजे में भी ये पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलियावी दौरों की सी रिवायती कहानी थी, मगर जिस अंदाज से पाकिस्तान ने ये कहानी कही वो उसके शायकीन के लिए बाइसे फ़ख्र था। ऑस्ट्रेलियावी कंडीशंस में बल्लेबाजी कभी भी आसान नहीं हुआ करती और एशियाई बल्लेबाजों के लिए तो ये दिक्कत दोहरी हो जाती है कि उम्र भर की सीख को यूं अचानक तर्क करके नया सबक सीखना पड़ता है। पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए भी ये कंडीशंस दुश्वार तर थीं कि हफ्ता भर पहले ही उसके 5 बल्लेबाज रावलपिंडी की गर्द उड़ाती पिच पर स्पिन से निमटने के तरीके सुझा रहे थे और ऑस्ट्रेलियावी सरजमीन पर उतरने के चौथे ही रोज़ उस पेस अटैक का सामना करना पड़ा जो अपनी होम कंडीशन में दुनिया का बेहतरीन बाउलिंग यूनिट है। ये कहने की गुंजाइश है कि पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर्स ज़्यादा मस्बत अप्रोच दिखा सकता था। कामरान गुलाम उस गेंद के सामने सीना तानने की बजाय उसे जोश इंग्लिश के हाथों में जाने देता और सलमान आगा शॉर्ट पिच पे बेहतर शॉट
सिलेक्शन दिखाते तो पाकिस्तान मजीद 30 से 40 रन अपने मजमूए में जोड़ सकता था। ये भी कहने की गुंजाइश मौजूद है कि पहले 20 ओवर्स में पाकिस्तानी बाउलर्स अपने डिसिप्लिन में मुस्तकिल मिजाजी दिखाते तो इंग्लिश और स्मिथ की वो तगड़ी साझेदारी ना जम पाती जो मैच के हतमी नतीजे में फैसला कुन ठहरी। मगर पाकिस्तान के लिए उम्मीद अफजा वो पहलू रहे जहां मैच में पीछे लुढ़कने के बाद उन्होंने अचानक पलटकर पे दर पे जवाबी वार किए और ऑस्ट्रेलवी थिंक टैंक को सर खुजाने पर मजबूर किए रखा। ओपनर्स के जल्द नुकसान के बाद मोहम्मद रिजवान ने बिल्कुल बजा राह चुनी जो इस दुश्वार पिच पे पाकिस्तानी बैटिंग के लिए पूरे 50 ओवर्स खेल पाने की सबील हो सकती थी। ये दानिश भी इसमें कार फरमा थी कि जूं जूं गेंद पुरानी होगी बल्लेबाजी में कुछ आसानी पैदा होगी। अगरचे बाबर आजम ने उम्दा आगाज किया और स्कोर बोर्ड को मुतहरिक रखा, मगर ये रिजवान की उस सबर आजमा इनिंग्स की बदौलत हो पाया कि पाकिस्तानी लोअर ऑर्डर के क्रीज पर आते तक गेंद की काट कुछ नरम पड़ चुकी थी और नसीम शाह ने अपने बल्लेबाजी के खूब जोहर दिखाए। जिस रफ्तार से नसीम शाह ने वो रन्स जोड़े वही पाकिस्तान को मैच में वापस लाने का मौजब बनी, वगरना खदशा था कि 3 ही घंटे में ये पूरा मैच तमाम हो जाता। नसीम के इन रन्स ने न सिर्फ वक्त से पीछे लुढ़कती अपनी टीम को एतमाद फराम किया बल्कि अपने बॉलर्स को भी कुछ इव्जिया ना दिया कि जिसके खिलाफ वो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को आजमा सकते। अगरचे 2 इब्तदाई कामयाबियों के बाद पाकिस्तानी बॉलिंग अपने डिसिप्लिन से कुछ मुनहरिफ हुई, मगर बहुत जल्द पेसर्स अपने असल पे लौटे और मेलबर्न की सब्ज मददगार पिच का भरपूर फायदा उठाते हुए ऑस्ट्रेलिया के मिडल ऑर्डर के बखिए उधेड़ डाले। हारिस रऊफ की बॉलिंग की नौयत कुछ ऐसी है कि भले वो अपनी रफ्तार के हाथों महंगे होने पर मजबूर हैं, मगर जो ही वो रिदम में आते हैं किसी बल्लेबाज से उनका कोई जवाब नहीं बन पाता। शाहीन अफरीदी की दूसरी विकेट और हारिस रऊफ की तीसरी विकेट के दरमियान फकत 5 गेंदों का फासला था, मगर इन 5 गेंदों के सफर ने ऑस्ट्रेलवी स्कोर बोर्ड को कोई रन दिए बगैर 3 अहम तरीन विकेटों से महरूम कर दिया। हारिस रऊफ के इस बरक रफ्तार स्पेल ने यके बाद दीगरे 2 मुस्तनद विकेटें हासिल करके शायकीन में भी एक नई रूह फूंक दी और पाकिस्तान अचानक पीछे से पलट कर मैच में वापस आ गया। मोहम्मद रिजवान की कायदाना सलाहियतें अपने बेहतरीन इजहार पे आईं और उनकी फील्डिंग व बॉलिंग से मुतालिक प्लान्स ने इस सीधी सादी चलती बोरिंग कहानी को एक नफसियाती थ्रिलर में बदल दिया, जहां हारिस रऊफ के एक ही स्पेल ने ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान कर दिया। बदकिस्मती से इस कहानी का अखलाकी नतीजा पाकिस्तान के हक में ना आ पाया कि जिस नकदी के इवज 10 ऑस्ट्रेलियावी विकेटें हासिल हो पाती पाकिस्तानी बल्लेबाज उसे जुटाने में नाकाम रहे थे। मगर मोहम्मद रिजवान की टीम बजा तौर पर अपना सर बुलंद रख सकती है कि दुश्वार तरीन हालात में भी इस 9 आमोज 11 ने ऑस्ट्रेलियावी ड्रेसिंग रूम को सुख का सांस नहीं लेने दिया। Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.